हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर 2020 को मतलब आज ही के दिन जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 में मॉर्निंग में उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन 100% रियल रहेगा। एक दो क्वेश्चन जो नहीं भी हो सकता है और स्टूडेंट से लिखाया गया क्वेश्चन सभी है, उसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन से कम भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन या ज्यादा भी हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 10 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी 2 महिलाएं के बराबर काम करते हैं तो 5 आदमी और 20 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 आदमी और 5 औरतें किसी काम को 60 दिन में करते हैं। 10 आदमी और 5 औरतें, एम फॉर मैन और डब्ल्यू फॉर वुमेन, किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं। तो उसी काम को 5 आदमी और 20 औरत, मतलब 5 आदमी और 20 औरत कितना दिन में पूरा करेगा जो पूछ रहा है। प्रश्न में एक चीज दिया गया है कि एक आदमी 2 महिला के बराबर काम करती है, मतलब एक आदमी बराबर 2 महिला, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ से एक महिला और एक पुरुष और एक महिला का अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, 2 अनुपात 1। मतलब इनके जगह पर हम कितना रखेंगे, 2, मतलब 10 गुना 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 1, यहाँ पर भी 5 गुना 2 और कितना हो जाएगा 20 गुना 1। इस प्रकार से यहाँ हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 5 25 गुना 60 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 20 30 और गुना डी, मतलब कितना आपका आंसर चला आएगा टोटल 50 दिन। तो 50 दिन आपका आंसर हो जाता जो भी ऑप्शन होता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 27,000 रुपए में बेचने पर 12% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 12% लाभ, मतलब 112/100। तो कितना में बेच रहा है उसे, 27,000 रुपया में। इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हल आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो जितना शॉर्टेस्ट हो हम वो कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है sin 30 बटा cos 45 इस प्रकार से लिखा गया है। sin 30 डिग्री बटा cos 45 डिग्री इंटू लिखा गया है गुना में cos, फिर sin 45 यहाँ पर है sin 45 डिग्री और बटा कितना लिखा गया है cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा। sin 30 बटा cos 30 को हम लिख सकते हैं क्या, tan 30, और tan 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमने लिखा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कितने वर्षों में 20,000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 3200 रुपया हो जाएगा। तो आप सिंपल जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है ना मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसी का यूज कर देंगे तुरंत बन जाएगा। प्रश्न दिया है कितना, 32,000 रुपया, 3200 रुपया। इस प्रकार से 3200 रुपया साधारण ब्याज है, मूलधन है 20,000 रुपया, मूलधन कितना है 20,000 रुपया, और दर भी दिया गया है आपके प्रश्न में 8%। तो समय आपसे पूछ रहा है तो यहाँ इसे हल करेंगे 1 0 2 0 इस प्रकार से आप कैंसिल कर लीजिएगा। 2 0 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और ये 16 दूनी 32 और ये 8 से 8 दूनी 16, मतलब टाइम कितना चला है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा 2 इयर्स। तो 2 इयर्स जो भी ऑप्शन होगा आप आंसर क्लिक करे होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 मिनट में पार कर जाती है तो रेल की लंबाई बताइए। तो रेल की लंबाई किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई ही होती है, और पुल को पार करेगी तो रेल की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों होती है, आपको पता होगा। मतलब लंबाई, रेल की लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई को आप क्या बोलते हैं, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो सिंपल दूरी बराबर चाल गुना समय का यूज कर देंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो गया मीटर प्रति सेकंड, और समय दिया है 2 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 60 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड हुआ तो 2 मिनट है तो उसे सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 2 गुना 60 सेकंड। हल कीजिए तो 6 दिया 18, 6 दें 60, इस प्रकार से फिर 3 से 20 दिया 60, तो 20 गुना 5 गुना 2 गुना 10 करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 0 2 0 और 20 पर 2 0 हो जाएगा, यानी कि 2000 मीटर आपका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, यदि इसे वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की भुजा बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल को आपसे पूछ रहा है, नहीं वर्ग की भुजा बताइए सिर्फ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आप जानते हैं जब रूप परिवर्तन होता है मतलब वृत्त से बना रहे हैं वर्ग, तो दोनों का परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान होता है, और जब गलाकर या पिघलाकर बात किया जाए तो दोनों का आयतन समान करते हैं। तो यहाँ पर रूप परिवर्तन हो रहा है तो परिमाप समान करेंगे, यानी कि वर्ग का परिमाप जो होगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होना चाहिए, उधर वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। तो आप क्वेश्चन में जानते हैं कि दिया गया है इस प्रकार से 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई का मान 22/7 और आर दिया है 28, आर दिया है आपके प्रश्न में 28। तो पूछ रहा है वर्ग की भुजा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो यहाँ पर से लिखेंगे 4 गुना भुजा को ए से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4 और ये 2 से 11 दूनी 22 और ये 7 चौक 28 मतलब 11 चौक 44। तो वर्ग की भुजा कितना चला है 44 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो 44 का स्क्वायर होता है 44 गुना 44 वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन वर्ग की भुजा पूछ रहा है तो 44 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कोणीय टेंट की ऊंचाई 9 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास लगाने का कुल खर्च कितना होगा जो। तो शंकु आप जानते हैं जो टेंट के रूप का होता है, मतलब ये एक शंकु है जिसका आपको दिया गया है प्रश्न में, ये आपको पता होगा ये एल होता है, ये आर होता है, ये एच होता है। तो प्रश्न में दिया गया है ऊंचाई 9 मीटर है मतलब एच 9 है, आर 12 है, तो एल कितना होगा 9 12 तो ये 15 होता है, आपको पता होगा ये। और ये इसका वक्र पृष्ठ को ऐसे लिखते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है आपके प्रश्न में 12, आर का मान 12, एच का मान 9 दिया है, तो एच से मतलब नहीं है, आर से मतलब है, एल का मान 15 आप निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज के नियम से कि कारण बराबर क्या होता है 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 का स्क्वायर रूट यानी कि 15। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका क्षेत्रफल। लेकिन पूछ रहा है कि 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया लगता है, तो इतना वर्ग मीटर में कितना लगेगा, इतना गुना 10। इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और हल करने के लिए 22/7 के जगह पर हम रख सकते हैं 3.14, तो और ज्यादा बेहतर है। इसे 3.914 गुना 9 गुना 15 गुना 10 करेंगे, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बहुपद x² - 9x + 18 का आपका मान निकालना है, x² - 9x + 18 इसका गुणनखंड करना है। तो 18 को तोड़ सकते हैं 6 × 18, तो यहाँ माइनस है मतलब कितना होगा -3 और -3 और -6, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट इस प्रकार से आपको लिखकर बता देते हैं, मतलब x - 3 और x - 6 से हम लिख सकते हैं। तो इसे हल कीजिएगा मतलब ब्रेक कीजिएगा तो वापस ये आ जाएगा x² - 3x - 6x - 9x - 6 अवरोध -3, तो +18 हो रहा है, मतलब इसका गुणनखंड आपका ये हो जाएगा डायरेक्ट, या आप द्विघात बहुपद से भी बना सकते हैं अगर जो नहीं आता है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर 1/3 भोजन पर और शेष राशि की बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। प्रश्न दिया है, देखिए इसे मौखिक भी बना सकते हैं, 1/4 शिक्षा पर 1/3 भोजन पर, तो जो हर का एलसीएम होता है वो कितना हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, मतलब उसका कुल आमदनी कितना है, कुल आय है जो 12 रुपये उसका कुल आमदनी है, और भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, पहले शिक्षा पर 1/4 खर्च कर रहा है, तो 12 का 1/4 कितना होगा 3, मतलब शिक्षा पर 3 खर्च कर रहा है, और भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, मतलब कुल आय का 1/3 भोजन पर, तो 12 का 1/3 कितना होगा 4, और शेष कितना बचा 12 में से 3 शिक्षा पर 4 भोजन पर, मतलब 7 खर्च कर दिया, तो 12 में से 7 घटाएंगे यानी कि 5 शेष बचा। तो प्रश्न में दे दिया है यहाँ पर कि व्यक्ति का वेतन मतलब कुल आय कितना है 60,000 रुपया, यानी कि 12 का वैल्यू कितना दिया है 60,000 रुपया आपके प्रश्न में दिया है। तो 12 का वैल्यू 60,000 दिया है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5,000 से गुना हो रहा है इसमें, तब 12 5 60,000 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि उसकी बचत मासिक बचत कितनी है, तो शेष मासिक बचत कितनी है जो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेष बचत यही ना हुआ, मतलब टोटल 12 था, 12 में से 3 शिक्षा पर 4 भोजन पर, तो शेष बचत कितना हुआ 5, तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो रेशियो का नियम होता है कि एक में आप जितना गुना करेंगे कांस्टेंट से तो उसी में भी सभी में गुना करना होगा, तो इसमें भी आपको 5,000 से गुना करना होगा, मतलब उसकी बचत कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है, x/y दिया है आपके प्रश्न में 3:2, मतलब x अनुपात y है 3:2, तो आपसे पूछ रहा है 2x
+3y/2x + 3y/5x + 3y, इस प्रकार से है। मतलब ऐसा प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो x के जगह पर कितना रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे 3 और y की जगह पर कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 3 + 3 गुना 2 बटा 5 गुना 3 + 3 गुना 2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 6 और 6 12 बटा 5 या 15 और 6 21, 12 बटा 21 को लिख सकते हैं 4/7 कैंसिल करके, तो 4/7 आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्क्वायर रूट है, इसके अंदर भी फिर स्क्वायर रूट है 1600 और फिर प्लस दिया गया है और यहाँ पर 81 इस प्रकार से है, 81 नहीं, हाँ 81 है। तो इसका मान आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपका है। तो 1600 का कितना होता है स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल 40 होगा। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल 40 हमने लिख दिया और प्लस 81 का ना होता है। अब फिर से 40 और 9 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7, यानी कि 7 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 15/9 और 27/45 के गुणनफल का व्युत्क्रम बताइए। 15/9 और 27/45 है, इसका गुणनफल पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 45, इस प्रकार से कैंसिल करेंगे और 9 × 27 मतलब 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 लिख सकते हैं और 1/1 का व्युत्क्रम खुद 1/1 ही होगा, मतलब 1। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1। जैसे 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, 7 का व्युत्क्रम 1/7 होता है, 3/4 का व्युत्क्रम कहता है तो 4/3 होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए, तो उसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम भी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/0.04 का, फिर बोल रहा है कि 2/5 इतना का मान कितना होगा जो, तो 1/0.04 है तो इसे लिख सकते हैं 100/4 गुना 2/5। इसे हल करेंगे तो नीचे 4 × 5 20 हो गया, 20 × 5 100 मतलब 10 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 625 और 250 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बाई ऑप्शन इसे बनाना है, इसे बाई ऑप्शन आपको बनाना है। मतलब पहला ऑप्शन जैसे 1250 हमने लिखा, ऑप्शन नंबर ये देखिए 1250, तो 1250 को हम टेस्ट करते हैं, मतलब पहले 625 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा 625 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 15 10 और 2 बार में लग जाता है ना, पूरी 2 बार में ये लग रहा है, मतलब पहला ऑप्शन ये मैच कर रहा है। इसके बाद और भी देखिए 1250 में आपकी बार लगा कर देखेंगे कितना से 250 से, तो 250 से भी लग जाता है 5 बार में, यानी कि पहला ऑप्शन जो लिखा है 1250 आपका यही आपका आंसर होगा। इस ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शन बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके बाद 15 नंबर भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 29, 45 तथा 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना है तो वाई ऑप्शन चेक करेंगे, मतलब कितना कितना है दिया क्वेश्चन में, 29 दिया है, 45 दिया है, 61 दिया है। ये सभी में आप सबसे पहला ऑप्शन है 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10, तो 5 से भाग देके देखिए तो 25, 4 शेष बच रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, 5 शेष बचना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन टेस्ट करते हैं, मतलब पहला ऑप्शन में दिया है आपके प्रश्न में 5, तो 5 नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन में देखिए 7, मतलब 7 से भाग देंगे तो कितना 7 × 28, 1 शेष बच रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन में आपके प्रश्न में लिखा है 8, तो 8 से भाग देंगे तो कितना होगा 8 × 24, 5 × 29, 5 शेष बच रहा है, ये ठीक है। 8 × 5 = 40, 5 शेष बच रहा है, 8 × 7 = 56 और 5 × 61 होता है, मतलब 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में आपका शेष 5 बच रहा है। इस प्रकार से ये आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है, तो पहली एवं तीसरी संख्या का अनुपात बताइए। मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं तीन संख्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। लिखा है क्वेश्चन में कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है, मतलब तीसरी संख्या का जो 100% है तो पहली संख्या 40% अधिक है, यानी कि 140% हो जाएगा, और दूसरी संख्या है जो कितना परसेंट अधिक है 60% अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 160%। अब कैंसिल कर देंगे, पहले परसेंट से भी कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7, 8 और 5। अगर जो आपके प्रश्न में पूछता कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है तो 60/8 × 100 करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है पहली एवं तीसरी का अनुपात, तो पहली और तीसरी का अनुपात कितना हो जाएगा 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उसकी अपनी लंबाई गिनती होती है,
तो लंबाई पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई मतलब क्या होता है कि आपको रेलगाड़ी की कितनी दूरी, मतलब एक तरह से दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय उसका यूज कर देना है। तो चाल आपके प्रश्न में दिया है कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और समय कितना दिया है, 9 सेकंड, तो 9 यहाँ पर लिखें। इसे हल कर देंगे तो ये 9 दूनी 18 और ये 2 से 60 मतलब 60 बचे 300 क्या हो गया मीटर। 300 मीटर आपका रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 17। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, यदि उनका मात्रा 7 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं आपको बताना है। दोनों संख्याएं कैसे निकालेंगे, जो देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, 3:8 और यहाँ पर से रेशियो में दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा रेशियो में, तो 3 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा रेशियो में 1। तो आपके प्रश्न में रेशियो कितना दिया है, रेशियो 3:8 दोनों संख्या का दिया है और वास्तविक में दोनों संख्याओं का मसा मतलब एचसीएफ 7 है। तो रेशियो में मसा कितना है 1, मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 7 दिया है, तो 8 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 8 गुना 7 56 और 3 अनुपात का वैल्यू होगा कितना, 3 गुना 7 मतलब 21। तो 21 और 56 हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसका आपको क्या निकालना है, दोनों संख्याएं निकालना है। तो दोनों संख्याएं ये हो गया। अगर जो पूछता है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम, क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का एलसीएम ही पूछता होगा, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3 और 56 को लिख सकते हैं 7 गुना 8। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 गुना 3 गुना 8 मतलब 8 या 24 सत्ते मतलब 168 आपका आंसर हो जाएगा। या यहाँ से भी कर सकते हैं कि 8 और 3 का एलसीएम रेशियो में कितना होगा, तो 24 होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू 7 है तो 24 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 24 गुना 7 मतलब 168। इस प्रकार से भी आप शॉर्टकट में बना सकते थे, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, या डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये भी ठीक है लेकिन रेशियो से बनाइएगा तो ज्यादा ठीक है। मतलब ये 3 और 8 का मासा 1 हुआ, प्रश्न में दिया है मासा 7 मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 7 दिया है, तो रेशियो में एलसीएम 24 हो रहा है। 1 अनुपात का वैल्यू 7 तो 24 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 168। तो 168 आपका दोनों संख्याओं का लसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी है। तो कोई भी बहुभुज रहे, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, सभी बहुभुजों में क्या होता है कि अंतःकोण और बाह्यकोण, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण करते हैं तो क्या होता है, दोनों कोण को जोड़कर कितना होता है 180 डिग्री। आप नियम जानते होंगे, जैसे यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ही इस प्रकार से ड्रा कर दिया, तो ये हो गया अंतःकोण और ये हो गया बाह्यकोण, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना होता है जोड़कर 180 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न में क्या लिखा है, आंतरिक कोण कितना है 168 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण दोनों जोड़कर 180 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना होना चाहिए, x अगर जो मान लिए तो 168 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा 68 2 70 और 10 80, यानी कि बाह्य कोण कितना हो गया 12 डिग्री। और आप जानते हैं प्रत्येक भुजाओं की संख्या किस प्रकार से निकालता है, 360 डिग्री बटा, मतलब एक कोण का वैल्यू दिया है 12 डिग्री, एक कोण का वैल्यू 12 डिग्री, तो 360 डिग्री का कितना होगा मतलब 360 बटा 12, तो कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा n होता है, ये फार्मूला 360 बटा n होता है, आपको मालूम होगा भुजाओं की संख्या बराबर। तो यहाँ पर से हो जाएगा 12 3 36 मतलब 30 भुजा वाली वो बहुभुज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा 30 भुजा वाले बहुभुज क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए 20, किसी बेलन की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताइए। जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कोई बेलन इस प्रकार से है और बेलन में दिया गया है आपके प्रश्न में कि ये है जो हाइट होता है बेलन का हाइट कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, बेलन का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर और इसकी ये त्रिज्या है जो 2.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन की आयतन क्या होता है, v फॉर वॉल्यूम मतलब पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 3.14 दे सकते हैं, r स्क्वायर मतलब 2.5 गुना 2.5 और h का मान 2। इसे हल करेंगे आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस लिखा गया है 3x इंटू एक्स माइनस 3, इसे हल करना है। तो x गुना x x स्क्वायर हो जाएगा और 3x गुना x तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 9x, 3 के 9x और 2x कितना हो जाएगा 11x, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 11x आपका ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन का 2-3 क्वेश्चन आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ये आपको गुना करना है और इसका मान बताना है। तो दशमलव का गुना कैसे करते हैं, पहले डिजिट मतलब अंक को गुना कर लेंगे। तो 3 3 9 3 27 3 81 हो जाएगा। और दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो 3 2 5 1 6 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 0 है, मतलब दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है। तो टोटल 5 अंक, 3 2 5 1 6 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो कितना लिखेंगे, गुना 10 पे पावर माइनस 6, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 81 और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव देंगे। ये भी आपका ऐसा हो सकता है, जो ऑप्शन दिया है उस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, जिससे उनका वेतन 910 हो जाता है। तो उसका प्रारंभिक वेतन बताइए। 30% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब पहले वेतन 100% था, बाद में हो गया कितना 130%। और प्रश्न दिया है 910 हो जाता है, मतलब 130% का वैल्यू कितना दिया है 910। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 910 बटा 130। प्रारंभिक वेतन कितना था, मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 910 बटा 130 गुना 100, उसका प्रारंभिक वेतन हो जाएगा। तो ये 63 91 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 700 उसका प्रारंभिक वेतन था। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 15 20 15 12 और 20 किसका आपको चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा जो। तो चतुर्थ अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं, ये इसका 15 का जो रेशियो होगा 12 के साथ वही रेशियो होना चाहिए 20 का इसके साथ। तो 15:12, यहाँ समानुपात लिख सकते हैं 20:x। तो यहाँ नजदीक को नजदीक से गुना करते हैं, दूर को दूर से, मतलब 12 गुना 20 बराबर 15 गुना x। इसे हल कर देंगे तो यहाँ पर से 5 चौके 20, 5 तिया 15, ये 3 चौक 12, मतलब 16 हो जाएगा आपका चतुर्थानुपात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा का आपको मान बताना है। तो इसे अलग अलग कर देते हैं, मतलब 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर तो टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 बटा टेन स्क्वायर को बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस 1। आप ये फॉर्मूला भी जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर से अगर जो हम एक चीज और कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होगा, उसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से नहीं है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही आपका आंसर होगा। अगर तो इसका यूज करके दिया होगा तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर क्वेश्चन है, 699 को रोमन पद्धति में लिखना है। रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, सिंपल बेसिक आना चाहिए। जैसे आई का मतलब 1 होता है, डबल आई का मतलब 2 होता है, ट्रिपल आई का मतलब 3 होता है, उसी प्रकार से भी का मतलब कितना होता है 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, और सी का मतलब 100 होता है, एम का मतलब डी का मतलब 500 होता है, और एम का मतलब कितना होता है 1000 होता है। और किसी एक पर अगर जो रेकरिंग हो जाए, जैसे हम भी पर रेकरिंग दे दिए तो इसका मतलब 1000 गुना उसका मान बढ़ गया। भी का मान 5 हुआ तो भी पर रेकरिंग का मतलब कितना हो गया 5000। एक्स पर रेकरिंग दे देंगे ऊपर में, मतलब उसका मान 10000 हो जाएगा। तो प्रश्न में बोल रहा है 699, तो 699 को ब्रेक कर लेंगे तो 600 प्लस 90 प्लस 9 इस प्रकार से। तो 600 को कैसे लिखेंगे 500 और 100, तो 600 हो जाएगा। तो 500 को डी से लिखते हैं, मतलब डी, और 108 तो सी को लिखेंगे, यानी कि डी लिखे तो 500 और सी तो 100, ये 600 हो गया। और उसी प्रकार से 90 को लिखना है, तो सी से होता है 100 और इसमें 10 कम कर देंगे। तो किसी भी संख्या जो रोमन में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर हमने 3 को इस प्रकार से लिखते हैं, और 4 को कैसे लिखते हैं आई और भी, ये 4 हो गया। और 5 को कैसे लिखते हैं भी मतलब 5, 6 को कैसे लिखते हैं भी और आई। यानी कि आपको मान बढ़ाना है तो दाहिना तरफ लिखना होगा, और मान घटाना है तो बाएं तरफ लिखना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 90 लिखना है, तो सी मतलब कितना होता है 100, सी मतलब कितना होता है 100, और 10 घटाना है तो x लिख दिए इस तरफ से। तो ये हो गया कितना 600 हो गया, और ये हो गया 90, और हमें 9 लिखना है तो 9 कैसे लिखाता है, x का मतलब 10 हुआ, तो 10 से 1 कम करना है तो आई एक्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9। अगर तो 11 लिखने का रहता है तो कैसे लिखते हैं, x के बाद आई लिखेंगे तो ये 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन हमें 9 चाहिए तो आई एक्स लिखेंगे। तो 690 और 9 इस प्रकार से डी सी एक्स सी आई एक्स आपका रोमन पद्धति में लिखा जाएगा 699 को।
क्वेश्चन नंबर 27, इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए 54 को कैसे लिख सकते हैं, 9 छक 54 मतलब 9 गुना 6 से लिख सकते हैं, और 125 को लिख सकते हैं 25 गुना 5, 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5, 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 4। तो 54 का वर्गमूल कितना होगा, 3√6। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे लिखा है 125 का वर्गमूल, तो 125 का वर्गमूल कितना होगा, 5√5। उसके बाद 24 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2√6। उसी प्रकार से 45 का वर्गमूल कितना होगा, 3√5। यहाँ पर से देखिए √6 से √6 कैंसिल होगा, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 5 और नीचे 2 मतलब 5/2 ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि मासा निकालना है, तीन संख्या है 56, 216 और 28। तो 56, 216 और 28। तो मासा निकालने का शॉर्टकट वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, तुरंत आप निकाल सकते हैं डिफरेंस मेथड से, या जितना भी संख्या दिया गया है तो उसमें से सबसे छोटा संख्या चुनना है मासा निकालने में। तो 56, 216 और 28 में सबसे छोटा कितना संख्या है, तो 28। तो 28 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखना है कि 28 से सभी में भाग लग जाती है, तो 28 दूनी 56 होता है, 28 से कम 28 होता है, लेकिन 28 216 में 28 से भाग नहीं लगता है, 28 के 2 24 हो जाता है। तो 28 का फैक्टर देखेंगे, सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो 28 को ब्रेक कीजिए, तो 28 का फैक्टर सबसे पहले 28 होगा, फिर 14 होगा, 7 होगा, 4 होगा, इस प्रकार से। तो देखते हैं 2 भी होगा, 1 भी होगा, लेकिन बड़ा से बड़ा फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा से बड़ा। तो 28 तो नहीं हुआ। 14 से देखिए, तो 14 दूनी 28, 14 चौक 56 हो रहा है, लेकिन 14 से 216 नहीं होगा। लगाकर देख सकते हैं, 14 कम 14, फिर 7 और 6, तो ये नहीं करता है, 76 14 में नहीं आता है 14 का टेबल में, तो 14 भी नहीं हो जाएगा। 7 से देखें तो 7 चौक 28, 7 1 56 होता है, फिर 216 में 7 से भाग लगा भी तो नहीं लगेगा, 7 21, 6 से बच जाएगा, तो 7 भी नहीं होगा। 4 देखिए, तो 4 7 28 होता है, यहाँ 4 से 14 चौक 56 होता है, और 216 भी 4 से पूरा पूरी कट जाता है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 16 है, तो 4 से कट जाएगी। मतलब आपका 56, 216 और 28 का मासा कितना हो जाएगा, 4। या डिफरेंस मेथड से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 28। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इस प्रकार से आपके प्रश्न में दिया गया है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और ये तीनों का योगफल आपके प्रश्न में 180 है। तो रेशियो में तीनों का योगफल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए तो 4 3 7 2 9। तो आपसे बी का मान पूछ रहा है, बी कितना होगा जो, तो प्रश्न दिया है तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, एबीसी का 180, मतलब 4 3 7 2 9, तीनों का योगफल कितना है, 9 अनुपात का वैल्यू 180। तो 9 अनुपात का वैल्यू 180 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 180/9 यानी कि 20। या 9 में कितना से गुना करेंगे कि 180 हो जाए, तो 20 से। तो आपसे जो पूछे उसमें 20 से गुना करना होगा। अगर जो सी का मान पूछे तो 4 गुना 20 हो जाएगा, बी का मान पूछे तो 3 गुना 20 हो जाएगा, तो बी का मान आपसे पूछ रहा है तो 3 गुना 20 यानी कि 60 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बोल रहा है कि फाइंड, लिखा गया है साइन 15 डिग्री, उसके बाद आपके प्रश्न में लिखा गया है सेक, गुना करके लिखा गया है सेक कितना है 75 डिग्री, और प्लस लिखा गया है 2 tan 45 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। तो यहाँ देखिए आप जानते हैं कि साइन गुना सेक क्या होता है, 1। प्रश्न में आपको आना चाहिए कि साइन थीटा गुना सेक बीटा, इस प्रकार से रहे, चाहे साइन ए यहाँ पर लिखते हैं और सेक बी लिखते हैं, तो दोनों का मान 1 होता है। कब, जब ए और बी जोड़कर 90 डिग्री होता है, ए प्लस बी जोड़कर 90 डिग्री होता है, तो दोनों साइन ए गुना सेक बी का मान 1 होता है। इसे आप दूसरा तरह से भी याद रख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा, 1/सेक बी उस तरफ जाएगा, तो 1/सेक बी, सेक बी को बोलते हैं 1/सेक बी को कॉस बी बोल सकते हैं, कि साइन ए बराबर कॉस बी रहता है। तो इस स्थिति में भी ए प्लस बी 90 होता है। जैसे साइन 30, तो कॉस में किसका मान, साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस में किसका मान 1/2 होगा, तो 60 का, मतलब साइन 30 तो कॉस 60 रखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो साइन 15 और गुना सेक 75, दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1। इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं, तो 5 गुना 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, मतलब 2 गुना 1, तो 5 + 2 यानी कि 7 आपका आंसर होगा। तो ये पूरा जो 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन हमने कवर किया। ये आज ही के डेट में, मतलब 28 दिसंबर 2020 को पहला शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 में। ये 100% कंप्लीट क्वेश्चन हमने किया, 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सलूशन देंगे, और थर्ड शिफ्ट वाला भी सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।